Hello students, today we discuss about photoelectric effect on the basis of photon theory. ठीक है, फोटॉन थियरी के आधार पर हम समझेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को. ठीक है, तो पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि एक मेटल लेते हैं, ठीक है, मेटल, और इस मेटल में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इस पे हम लाइट को जब इंसिडेंट करते हैं, एक सफिशिएंट लो वेवलेंथ लाइट इंसिडेंट ऑन दी मेटल सरफेस. ठीक है, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होता है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम दी सरफेस. ठीक है, मतलब कि जब लो वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट करते हैं. ठीक है, इससे इंजेक्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बात समझ आ रही है. तो पिछली क्लास में आप लोग को बताया गया था कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फोटॉन के, मतलब इस पार्ट को हम लोग समझ लिए थे. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट पार्ट में समझेंगे मतलब लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, और सेकेंड पार्ट में, ठीक है, समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे करता है. ठीक है, तो जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें, तब उनको समझ में आएगा कि फोटॉन होता है क्या, उसकी एनर्जी क्या होती है. ठीक है, या उसका मोमेंटम क्या होता है. फिर भी आइए इस क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बता देते हैं थोड़ा सा जनरली कि ये जो लाइट है, लाइट एक्चुअल में पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे बाद में आइंस्टाइन ने उसको एनर्जी पैकेट कहा, जो क्वांटा कहा जाता है. ठीक है, क्वांटा जो होता है मतलब फोटॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, जिसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और उसको किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, इसकी वेलोसिटी को, फोटॉन की वेलोसिटी को किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, चाहे वो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, ठीक है, चाहे इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो, ठीक है, तो सब में सेम होता है. ऐसा नहीं कि ठीक है कि जो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट है, नहीं मूव कर रहा, तो उसमें वेलोसिटी कुछ और होगी, अगर उसको स्पेस में मूव करा दिए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो फोटॉन की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है. ठीक है, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि इसमें जो इसका जो मोमेंटम होता है और इसकी जो एनर्जी होती है वो डिफाइन होती है. ठीक है, मतलब डिफिनिट होती है, फिक्स होती है. एनर्जी की बात करें तो E=hν/λ होता है, hc/λ. ठीक है, जिसको hν कहा जाता है. और इसका जो मोमेंटम होता है, ठीक है, मोमेंटम h/λ. ओके, और इसका जो मास होता है, मास को डिफाइन नहीं किया गया, और इसका जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है. ठीक है, फोटॉन के बीच में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है. ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, इलास्टिक में बताया गया था इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी. ठीक है, और इसमें एक प्रॉपर्टीज़ की और भी थी कि अगर इंटेंसिटी हाई करते हैं तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे. ठीक है, लेकिन सबकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, हर मोमेंटम की एनर्जी सेम होती है. ठीक है, तो आइए इसमें सेकेंड पार्ट को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे करता है. ठीक है ना, तो आगे आइए समझते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग भी बना सकते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. ठीक है, इसमें एक चीज़ समझना है, वर्क फंक्शन को. ठीक है,
वर्क फंक्शन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, वर्क फंक्शन। अब देखिए ये आपका क्या होता है, मेटल होता है, इस मेटल में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कम्प्लीटली फ्री नहीं होते मेटल में, ठीक है। एक्चुअल में इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि इस पर जो न्यूक्लियस होता है वो फोर्स लगाता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, ठीक है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया ना वो यहाँ पे है, ठीक है। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है। बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे ये सपोज करना है आपको कि जैसे ये जो न्यूक्लियस है ये इस पे इलेक्ट्रॉन तो इसे फोर्स लगा ही रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो इस पे भी फोर्स लगाएगा, और जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसे भी फोर्स लगाएगा, लेकिन इसकी मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी। या आप ऐसा समझें कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन बीच में है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा और बना देते हैं, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। बात समझ आ रही है? तो कहने मतलब ये ऊपर की सरफेस इलेक्ट्रॉन हो गए, ये जो नीचे वाला सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। लेकिन जो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पे जो पाया गया, यहाँ पे पाया गया, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पे जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पर चारों तरफ से इधर भी फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस का, ठीक है, इधर से न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा, इधर से भी न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा, इधर से भी न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा। मतलब जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है इस पर चारों तरफ से न्यूक्लियस का फोर्स लगता है, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए मेटल से बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये जो सरफेस पर होते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये, ठीक है, इन पर तो ये फोर्स लगा नहीं पाएगा, या अगर ये फोर्स लगा रहा है, जैसे ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन इस फोर्स पे जैसे यहाँ से भी फोर्स लगेगा, बगल से भी, यहाँ से भी फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, लेकिन ऊपर से फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ से फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके तीनों साइड से फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन ऊपर साइड से नहीं लगेगा, एक साइड से तो कम होगा, ठीक है। इसको निकालने में इसके कंपेरिजन में कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो वह है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको इस मेटल को दे देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। मिनिमम एनर्जी, एकदम मिनिमम एनर्जी देने से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाए, तो उस मिनिमम एनर्जी को ही कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी minimum amount of energy required to eject electron from surface is called वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब वह है मिनिमम एनर्जी जिसे मेटल को दे देने पे इलेक्ट्रॉन मेटल छोड़ के बाहर चला जाए, ठीक है। उस मिनिमम एनर्जी को ही क्या कहते हैं, हम वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट्स का आपको समझना है कि जो वर्क फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मेटल पर, मतलब मेटल सरफेस किस टाइप का है। जैसे आप सीजियम ले लिए या पोटेशियम ले लिए, कॉपर ले लिए, जैसे चेंज कर दिए तो सबका वर्क फंक्शन जो होता है अलग अलग होता है। सीजियम का जो वर्क फंक्शन होता है 1.9 होता है, पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन होता है 2.2 होता है। अब वहीं अगर आप कॉपर ले लेते हैं उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। या प्लेटिनम ले लीजिए, प्लेटिनम का 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड करता है किस पर, मेटल पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं कि वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन दी
मेटल। ओके, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ठीक है, मतलब जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन वो डिपेंड करता है मेटल के नेचर पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज करें कि ये आपका वर्क फंक्शन है और ये मेटल है। ठीक है, मेटल में जैसे हम ले लिए किसको, सीजियम को ले लेते हैं, सीजियम। ठीक है, तो सीजियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है 1.9। ठीक है, और पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन होता है ये 2.2 होता है। ठीक है, कॉपर का ले लेते हैं, कॉपर का 4.5, या प्लैटिनम कर लेते हैं, प्लैटिनम का होता है सबसे ज़्यादा 5.6, प्लैटिनम का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, या फिर सोडियम का देख लीजिए, सोडियम का आपका 2.3 होता है, लिथियम का 2.5 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप सीजियम ले रहे हैं, मेटल सीजियम ले रहे हैं, इसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मतलब 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पोटेशियम आप लेते हैं तो पोटेशियम 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, मतलब मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए मेटल को। ठीक है, जिसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। बात सुन आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, एक नोट है, इसको थोड़ा सा समझना, पहले इसको समझ लेते हैं थियरी में, फिर आगे बढ़ेंगे कि अगर एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं E इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, E क्या है, एनर्जी है, सप्लाइड एनर्जी जो मेटल को दे रहे हैं, और 5 क्या है, वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी that electron is injected out of metal। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे अभी इसके पहले बात की है कि मिनिमम एनर्जी अगर हम मेटल्स को दे देते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर एनर्जी हम 5 से ज़्यादा देते हैं, 5 क्या, वही आपकी मिनिमम एनर्जी है, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन है, तो यहाँ पे हम वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ लिखा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड आउट ऑफ मेटल। ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड में भी इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ठीक है ना, या मे कम आउट लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे अगर E ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मे कम आउट। बात सुनना आ रही है? जैसे यहाँ पे गारंटी नहीं है कि जितना आप एनर्जी दे रहे हैं मेटल को, वो मेटल टोटल लेके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेके टोटल वो निकल ही रहा है। ठीक है, जैसे इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज करिए कि आपका मेटल है, ठीक है, और इस मेटल में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपने यहाँ पे एनर्जी दिया। ठीक है, सपोज आप मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो मेटल लिए इसका वर्क फंक्शन सपोज क्या है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप इसको 8 दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 तो खर्च हो जाएगा ना न्यूक्लियस से बाहर निकलने में। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्स लगाता है ना, वही क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिना
एनर्जी इमिट लॉस किए, ठीक है, यहाँ से निकल जा रहा है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बात सुन आ रही है? मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड नहीं किया, इससे कोलिजन नहीं किया, इस सरफेस से कोलिजन नहीं किया, ठीक है, या न्यूक्लियर फोर्स से कोलिजन नहीं किया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो होगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दिए, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लगेगा इसको वर्क फंक्शन में, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी जो एनर्जी है, बची हुई एनर्जी है, वो कोलिजन में खर्च कर दी। इससे कोलिजन करेगा तो इसको दे देगा, ठीक है, या इसके बगल का जो इलेक्ट्रॉन है इससे कोलिजन करेगा तो इसको दे देगा, जो इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है उससे कोलिजन करेगा तो उसको दे देगा, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है, सपोज करिए इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी खर्च हो गई किसमें, कोलिजन करने में, ठीक है। जो कोलिजन करने में खर्च होगी तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी हो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात सुन रही ना? या आप सपोज करिए कि आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दिया और ये टोटल एनर्जी अपनी क्या करी, वेस्ट कर दी, ठीक है। अगर वेस्ट करेगी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेगा। बात सुन रही है? वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप एनर्जी किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उसको टोटल लेके वहाँ से इमिट हो जाए। मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर एनर्जी दे रहे हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ही निकले, ठीक है। कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं भी इमिट हो सकते हैं, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, मतलब ये फिक्स नहीं है। बात सुन आ रही है? तो यहाँ पे आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, बहुत बढ़िया इक्वेशन है। आइंस्टीन का इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, इज इक्वल टू E-5। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को समझ लीजिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू लिखा गया ई मतलब जो एनर्जी आप दे रहे हैं, ठीक है, और जो फाई है वो वर्क फंक्शन है। उसके बाद जो बची हुई एनर्जी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेके इमिट होगा। जैसे आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, ठीक है, 2 खर्च हो गए किसमें, वर्क फंक्शन में, लेकिन 6 तो बचेगा यहाँ से। जो 6 बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही क्या होगा आपका के मैक्स होगा। बात समझ आ रही है? के मैक्स उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं के मैक्स इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा -5, ठीक है। और इसी इक्वेशन को, जो के मैक्स है, के मैक्स इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा -5, इसे कहते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब कि ये जो इक्वेशन है के मैक्स इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा -5, इसी इक्वेशन को ही कहते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। जब ये इक्वेशन आइंस्टीन ने दिए थे उस समय ये पेटेंट ऑफिस के 3rd ग्रेड की, बात सुना रही है, 3rd ग्रेड के क्या थे, ये ऑफिसर थे, मतलब कलर। जिस समय उन्होंने ये इक्वेशन दिया था के मैक्स इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा -5, उस समय ये पेटेंट ऑफिस के 3rd ग्रेड के क्या थे, ऑफिसर थे, ठीक है।
उस समय इन्होंने ये इक्वेशन दिया और इसी इक्वेशन पे इनको मिला था नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो 1905 में इन्होंने ये खोज की थी, ये इक्वेशन दिया था 1905 में, और इसी इक्वेशन पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, हालांकि इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दिया था, लेकिन उस पर इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टीन को इस इक्वेशन से मिला था कि के मैक्स इक्वल टू HC माइनस HC अपॉन लैम्डा माइनस 5। ठीक है, बहुत महान साइंटिस्ट थे। अब आगे ही समझते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन may cause फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि अगर आप मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसी मेटल को दे रहे हैं और वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है, प्राप्त कर ले रहा है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग रहे हैं, तो उसी फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी देने पे उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगे। मतलब कि आप देंगे और जब एनर्जी क्या हो जाएगी, E ग्रेटर देन 5 हो जाएगी, तो इससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और उसी फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। बात सुना रही ना, मतलब यहाँ पे जो 5 होगा, 5 इक्वल टू हम लिखेंगे H न्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि E इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पे एक इक्वेशन आप पढ़े हैं आइंस्टीन इक्वेशन, के मैक्स इज इक्वल टू E माइनस 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी के मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे H न्यू लिख देंगे फ्रिक्वेंसी के टर्म में, और ये माइनस हो जाएगा H न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू H न्यू नॉट, ये हो जाएगा के मैक्स इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू डैश। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।